दूसरी चीज का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट मौजूद हो। ठीक है, तो ऐसे 4 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडीज में एक्सिस्ट करते हैं। तो हम वन बाय वन सबको पढ़ लेते हैं। पहले जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है उनका नाम होता है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, नाम ही बता रहा है ग्लाइको का भी पता चल रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, आगे ब्रैकेट में इनका सेकंड नेम लिखा हुआ है, इनको ना सेरिब्रोसाइड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पहले ये समझ लो। ब्रेन सबने पढ़ा हुआ है, ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सेरिब्रम जो है उसके अंदर ये ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, इसलिए इन ग्लाइकोलिपिड्स को कभी-कभी सेरिब्रोसाइड्स भी कहा जाता है। दे आर फाउंड इन द सेरिब्रम। इस वजह से कभी-कभी भी कहा जाता है। इनके 2 नाम है, इनको आप ग्लाइकोलिपिड्स भी कह सकते हैं और इनको आप सेरिब्रोसाइड्स भी कह सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स की एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। लिखा है इट इज द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रेन। जो मैंने अभी बात की कि ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जो है वो ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत जगहों पर होंगे, लेकिन हम हर जगह को डिस्कस नहीं करेंगे। बस वो प्रोटीन। ठीक है, ग्लाइको का वर्ड फिर वही बात कि कार्बोहाइड्रेट से निकला है, आगे है प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिक्सचर अगर होंगे तो वो कहलाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन। इनका दूसरा नाम है म्यूकॉइड। म्यूकॉइड्स भी कहा जाता है इनको। आप पहले इसका रीजन सुन लें। आपका जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, आपकी नोज से शुरू होके आपकी इस पूरी कैविटी के अंदर बैठी है, उन दोनों दीवारों पे कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स जो है वो बनते हैं जिनका नाम होता है म्यूकस। म्यूकस जो है ना वो बड़ा चिकना सा सब्सटेंस होता है, चिकनी सी लेयर होती है जो दोनों तरफ लगी हुई होती है, वो बनती है ग्लाइकोप्रोटीन से। उस लेयर का फंक्शन ये होता है कि अगर हमारी सांस में या जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसके अंदर जो दूसरे कंपोनेंट जा रहे हैं जो हार्मफुल है बॉडी के लिए, वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि वो ऊपर जो ये म्यूकस मौजूद है ना इसी में जाके फंस जाता है। ये म्यूकस इनको अपने अंदर पकड़ लेता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है बिल्कुल। ठीक है, पकड़ने के बाद म्यूकस से ये चीजें सेल्स के अंदर चली जाती हैं और सेल्स जो है वो उसको एक्सक्रीशन में निकाल देते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज देते हैं कि ये कचरा है इसको बॉडी से बाहर निकाल। सही है, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग जो है क्या कहते हैं गंदी हवा में सांस लेते हैं, कोई ऐसा एरिया है जहाँ सफाई नहीं है, तो चीज के नतीजे में तो सामने तो कचरा बहुत बड़ी हार्मफुल चीज है। ये सवाल आपसे कोई पूछेगा नहीं, मैं ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि आप पढ़े तो आपको पता तो हो कि क्यों नाम रखना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेके याद कहाँ से करेंगे, याद नहीं करना, बस दिमाग में रखना है इस बात को। ठीक है, अच्छा, इसकी अंडे की जो सफेदी होती है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, ऐसे एग एल्बुमिन में ज्यादा प्रोटीन होता है, सिर्फ 4-5% होता होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। एक हार्मोन होता है बॉडी में जो गोनेड्स के लिए इस्तेमाल होता है। गोनेड्स क्या होते हैं? गोनेड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडी। ठीक है, फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ एग्स बनते हैं वो एरिया क्या कहलाता है? वो कहलाती है ओवरीज। ठीक है, जबकि मेल बॉडी में जहाँ पर स्पर्म सिंथेसाइज होते हैं उसको कहा जाता है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो मेल गोनेड्स है और ओवरीज जो है वो फीमेल गोनेड्स है। ठीक है, अब जब ओवरीज और टेस्टिस की डेवलपमेंट हो रही होती है ड्यूरिंग 12 to 13 इयर्स ऑफ एज, जब 12 to 13 इयर्स की एज होती है उस टाइम पर इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस टाइम पर ये हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या की डेवलपमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो एग एल्ब्यूमिन हो गई और ये जो हार्मोन हो गया ये भी क्लीन है, सिर्फ इसका 4 से 5% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है,
आगे है सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो प्रोटीन लगे हुए होते हैं ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो प्रोटीन के पूरे पूरे इतने बड़े बड़े यूनिट से लगे हुए होते हैं, उन प्रोटीन्स के ऊपर ना छोटे छोटे सिग्नल बने होते हैं बाहर के सेल्स को सिग्नल देने के लिए या कोई मैसेज भेजने के लिए। तो वो जो लगा हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, तो वो प्रोटीन के साथ ज्वाइंटली सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसके अलावा लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेटेड बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियल टिश्यू, अभी जो बताई ऊपर वाली बात म्यूकोइड वाली। रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, एपिथेलियल, एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? एपिथेलियल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास विंड पाइप है, ठीक है, विंड पाइप जा रहा है और यहाँ से जो है वो लेयर है ना, इसकी दीवार है, इसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। जो बिल्कुल दीवार या आउटर कवरिंग होती है ना किसी चीज की बेटा, उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ से निकलता है वो म्यूकस, जो कि क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है, इसीलिए इनका नाम रखा है म्यूकॉइड। तो निकल रहा है ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीटेड बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या किससे बचाता है? बाहर से आने वाले कचरे से बचाता है, उसको ट्रैप कर लेता है, कैप्चर कर लेता है ताकि वो आपके लंग्स में ना जा सके।
तो हमारे पास जो तीसरा बायोमोलिक्यूल है वो है न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। ये क्या चीज है? ये सिर्फ एक जगह पर प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो आपका डीएनए होता है ना, वो खाली मौजूद नहीं होता। उस डीएनए के आसपास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनसे वो अटैच्ड होता है, जिनको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं? दे आर बेसिक। जी बेटा हिबा, कोई क्वेश्चन है आपका? जी टीचर, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज बहुत कट रही है, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, अब क्लियर है बेटा? हिबा बताइए, अब क्लियर है? जी टीचर, अब ठीक आ रही है। थैंक यू सो मच। चलिए भाई, चैप्टर 2 जो है ना वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत पसंद आ गया आप लोगों को, मुझे लग रहा है खत्म नहीं करना है ना। खैर, इंटरनेट के इश्यूज है। ठीक है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो है उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये है बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक है क्यों? क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में जो फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है वो पीएच को अल्टर कर सकता है ना सेल की। एक चीज एसिडिक मौजूद है तो हमें तो न्यूट्रल पीएच पे रखनी होती है हर चीज। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है, एंड दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, ये कहलाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। लास्ट जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन। क्या है भाई इसमें? इसमें बहुत सारी चीजें। लिपिड ट्रांसपोर्टर्स इन द ब्लड प्लाज्मा। देखो भाई, लिपिड जो है ना वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता, और हमारा ब्लड तो पानी है ना, तो उसमें कैसे सोल्यूबल होगा? तो लिपिड हमारे ब्लड में घूम ही नहीं सकता बगैर प्रोटीन के। प्रोटीन का एक कवर होता है ऐसे, उसके अंदर लिपिड भर जाता है और ये कवर बंद हो जाता है, फिर ये पूरे ब्लड में घूमता है, और जहां इसको जाना होता है वहां प्रोटीन खुलता है और लिपिड जो है वो बाहर चला जाता है जहां उसको जाना है, जो उसकी जगह है। ठीक है, तो लिपिड हमारी बॉडी में बगैर प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये हो गया लिपोप्रोटीन। इसके अलावा मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है ना। लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है, वो लिपिड से बनी हुई है, और बीच बीच में छोटे छोटे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, तो लिपिड हो गया ना लिपोप्रोटीन। और यही मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की भी होती है, ऐसी ही मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की भी होती है। जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं सबकी मेम्ब्रेन ऐसी ही होती है। ठीक है, तो ये इन चीजों में भी मौजूद है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया हैज लिपोप्रोटीन्स। एक चेन होती है रिएक्शंस की, ये आपके पास चैप्टर नंबर 11 में पूरा टॉपिक आएगा, हम इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस चेन से, एटीपी बनता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ये साइकिल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसके अंदर भी लिपोप्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। आगे लिखा है इन माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या है? ब्रेन के सेल्स। ब्रेन जो है जब किसी चीज को सिग्नल भेजता है ना तो वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है। आपका ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजरती है। तो जिस तरह तार के ऊपर हम एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा के रखते हैं ताकि जो अंदर छिले हुए तार है वो हमारे हाथ में ना लगे, इसी तरह से न्यूरॉन के ऊपर भी एक कवरिंग चढ़ी हुई होती है ताकि अंदर का जो करंट है वो बाहर ना आए, उसको कहते हैं माइलिन शीट। तो माइलिन शीट भी जो है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनती है। आगे लिखा है फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर्स। लाइट रिसीव करने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब लिपोप्रोटीन है। हमारी आंख फोटो रिसेप्टिव है, लाइट को रिसीव करती है, हमें दिखता है तभी तो फोटो रिसेप्टिव है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर डिफरेंट चीजें होती है जो फोटो रिसेप्टिव होती है ताकि वो लाइट को रिसीव कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। तो लाइट को रिसीव करने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सबके सब लिपोप्रोटीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी लिपोप्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट का भी कुछ हिस्सा लिपोप्रोटीन होता है, कुछ हिस्सा ग्लाइकोलिपिड भी होता है और कुछ हिस्सा लिपोप्रोटीन भी होता है। उसके बाद है मेम्ब्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। इवन बैक्टीरिया के सेल के ऊपर भी जो मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं वो भी लिपोप्रोटीन इन नेचर होती है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, कोई एक या दो इसमें से पूछ लेते हैं तो आपको बता दें। अच्छा जी, मुबारक हो, चैप्टर हो गया खत्म। अब जरा कोई ऐसा बच्चा हाथ उठा ले जिसके पास बुक है, तो मैं उससे पूछती जाऊंगी एमसीक्यू और जो है वो लिखवाते जाएंगे। ठीक है भाई, फहा ने हाथ उठाया है जी, अब आप बताइए, तो फिर हम जो है वो साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। जी भाई, पहला एमसीक्यू बताइएगा फहा। पहले एमसीक्यू है, which of the following terms includes all others in the list? Monosaccharide, starch, disaccharide, carbohydrate. इसमें ये पूछा हुआ है कि इन चार ऑप्शंस में से कोई एक टर्म ऐसी है जो बाकी की सारी टर्म्स को कंटेन करती है। ठीक है, उसमें मोनोसैकेराइड, स्टार्च, इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, तो ये सब चीजें कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, तो वजह से राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए बेटा। Which of the following statement concerning unsaturated fats is correct? They are more common in animals than plants. They have double bonds in the carbon chains of their fatty acids. They generally solidify at room temperature. They have fewer fatty acids molecules per fat molecules. इस ब्लैंक में आपसे ये पूछा हुआ है कि इनके पास जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में पूछा हुआ है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं उनके जो है वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा दे हैव डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन ऑफ देयर फैटी एसिड्स। ठीक है, अगला पढ़िए बेटा। Human sex hormones are classified as protein, steroids, triglyceride, carbohydrate. यहाँ पर इन्होंने हार्मोन्स की नेचर पूछी हुई है, तो ये हमने जब हम स्टेरॉइड्स पढ़ रहे थे तो हमने ये टॉपिक बड़ा क्लियरली पढ़ा था कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, तो उसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे कि स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, अगला पढ़िए। Which of these terms includes all others in the list? Nucleic acid, nucleotide, purine, nitrogenous base. अब यहाँ पर भी वही सवाल है जो पहला वाला था कि एक टर्म इसमें ऐसी है जो बाकी सारी टर्म्स को कंटेन करती है, तो न्यूक्लिक एसिड इसमें सबसे बड़ी टर्म है। उसके बाद जितने मोनो, डाई और जो भी चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही आती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड। अगला पढ़िए। The difference between one amino acid and other is found in amino group, R group, carboxyl group, peptide bond. एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान जो बेसिक फर्क है वो क्या है। ठीक है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर है आर ग्रुप। आर ग्रुप में चेंजेस आते जाएंगे, अमाइनो एसिड की टाइप बदलती जाएगी। ठीक है, अगला पढ़िए बेटा। Nucleic acid and protein combine to form glycoprotein, lipoprotein, glycolipid, nucleoprotein. ये तो अभी आपने पढ़ा है 2 मिनट पहले कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जब कंबाइन करते हैं या डीएनए और प्रोटीन जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो न्यूक्लियोप्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे बेटा। The process of mRNA-directed polypeptide synthesis by ribosomes is called transcription, transformation, transpiration, transportation. अमाइनो वो एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए आया सेल में और वो डायरेक्ट कर रहा है किसको, पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस को। पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस मतलब क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एमआरएनए आ रहा है और डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि हुक्म दे रहा है कि प्रोटीन बनाओ बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम में आके ये काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और अगर राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए मिलकर पूरी पेप्टाइड चेन बना रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है भाई, अच्छा अगला बताइए। Nitrogenous base not present in RNA, adenine, uracil, guanine, thymine. वो नाइट्रोजनस बेस जो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होती, तो उसका आंसर है थाइमीन, क्योंकि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होती है। आगे। A kind of lipids utilized in synthesis of rubber is ethylglycerol, waxes, phospholipids, terpenes. आपको जब टर्पीन्स पढ़ाए गए थे तो उसमें एक पॉइंट दिखाया गया था, दे आर यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटेक्स। तो रबर और लेटेक्स की सिंथेसिस में टर्पीन्स रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो यहाँ पर हमने लिखा है, इनको सिलेक्ट किया है क्योंकि दे आर प्लेइंग रोल इन द सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटेक्स। लास्ट पढ़िए। Type of polynucleotide acting as messenger: ADP, NAD, ATP, mRNA. दोबारा पढ़िएगा बेटा। Type of polynucleotide acting as messenger: ADP, NAD, ATP, mRNA.
काफी उन्होंने बता दिया कि ऐसा आपने बताना है जो कि मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है, तो जाहिर है आरएनए ही है, और कौन सा आरएनए है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपके पास हो गया है चैप्टर नंबर 2 खत्म। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन कर लेते हैं। पूरे चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, तो आप उसको पूछ सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसी बात जो चैप्टर नंबर 2 से समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ लें। अगर नहीं है तो फिर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें। जी अभी आप बोलिए। मिस मुझे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मुझे न्यूक्लियर प्रोटीन समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? न्यूक्लियर प्रोटीन्स। न्यूक्लियो प्रोटीन समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं बता देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको अगर हम खोलकर देखें तो हमें ये पता है उसके अंदर एक एसिड मौजूद है, ऐसा है ना, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अगर डीएनए ऐसे ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस की पीएच ऑल्टर करेगी, एसिडिक हो जाएगी। न्यूक्लियस की करेगी तो पूरा सेल जो है वो उसकी लपेट में आएगा। और हमें ये पता है कि हमारी बॉडी के लिए जो पीएच जरूरी है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो खाली नहीं प्रेजेंट, बल्कि वो कुछ प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल हुआ हुआ है। वो प्रोटीन्स कहलाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ना, उनकी नेचर होती है बेसिक। क्यों रखी है बेसिक नेचर? इसलिए ताकि जो एसिडिक नेचर है ना फॉस्फोरिक एसिड की, वो बेसिक नेचर के साथ मिले तो दोनों जो है वो आपस में कंपनसेट होकर न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो डीएनए कभी भी सेल में खाली पाया नहीं जाता, बल्कि वो कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर पाया जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। समझ आया? जी मिस, थैंक यू। चलिए भाई, तो आपके पास हो गया है चैप्टर नंबर 2 खत्म। स्टार्ट करते हैं अपनी अगली प्रेजेंटेशन। तो हमारी अगली प्रेजेंटेशन है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है एंजाइम्स। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 में प्रोटीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो एंजाइम की आधी से ज्यादा बातें आपको बगैर किसी प्रॉब्लम के समझ में आ जाएंगी। उसका रीजन ये है कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर है और प्रोटीन पर ही बेस करते हैं। नीचे डायग्राम में आपको एंजाइम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। जो ब्लू कलर का पूरा स्ट्रक्चर है वो एंजाइम है, और उसके ऊपर जो रेड और ब्लूइश और व्हाइटिश सा जो मॉलिक्यूल आकर ज्वाइन हुआ है, ये वो सबस्ट्रेट है या ये वो रिएक्टेंट है जिसके साथ इसको कंबाइन करके रिएक्शन करना है और प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 3 का नाम है एंजाइम्स। ये चैप्टर भी जूलॉजी में इंक्लूडेड है। शुरू में मैं आपको डिवीजन में लिखवा चुकी हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आज एंजाइम्स के बारे में, ताकि कल की क्लास में जो है वो फिर हम आगे थोड़े टॉपिक से शुरू करें। क्या लिखा है भाई? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टिपिकली प्रोटीन्स। मतलब 98% हम कहते हैं कि यार प्रोटीन इन नेचर दैट सिग्निफिकेंटली, जो फायदे के साथ स्पीड अप द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन द सेल। विद इन द सेल रिएक्शन हो, विद इन द लिविंग बॉडी रिएक्शन हो, विद इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्शन हो, कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन बगैर एंजाइम के लिविंग बॉडी में नहीं होता। एंजाइम एक कैटलिस्ट है, एक बायो कैटलिस्ट है। लाइफ से रिलेटेड है इसलिए बायो कैटलिस्ट है, जो क्या करता है, स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में हर काम यूं हो रहा होता, चुटकी बजा के, हमें पता भी नहीं चल रहा होता। अगर एंजाइम ना हो तो एक एक रिएक्शन को होने में इतना टाइम लगे कि सारे रिएक्शंस हो ही ना पाए। सही है, और हम बेइंतहा सुस्त और स्लो हो, क्योंकि हमारा हर काम बेइंतहा स्लो होता हो। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या है? दे आर बायो कैटलिस्ट, और इनका सबसे मेजर फंक्शन ये है कि ये स्पीड अप करते हैं बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, दे आर वाइटल फॉर लाइफ, बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, एंड सर्व अ वाइड रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी। और बहुत बड़ी लिस्ट है इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस की।
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। एंजाइम्स कैटलाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। क्या था भाई मेटाबॉलिज्म? ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। If there is metabolism, there is life. If there is no metabolism, there is no life. Life is equal to metabolism. ये बताया था ना? तो क्या लिखा हुआ है? जितने भी एस्पेक्ट्स, जितने भी एंगल्स हैं सेल मेटाबॉलिज्म के, वो सारे के सारे एंजाइम ही कंट्रोल कर रहा होता है, एंजाइम ही कैटलाइज कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है ना, उसकी बैकबोन क्या है? उसकी बैकबोन है एंजाइम। All enzymes are once thought to be proteins. पहले तो ये कहा जाता था कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर ही है, लेकिन अब कहा जाता है all enzymes are typically protein, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है प्रोटीन ना हो। क्यों? But since the 1980s के बाद से थोड़ा सा चेंज आ गया। क्यों? The catalytic ability of certain nucleic acids called ribozymes और catalytic RNAs। 1980 के अंदर एक एंजाइम दरियाफ्त हुआ था जिसका नाम था राइबोजाइम। आरएनए के स्ट्रक्चर में रोल प्ले करता है ये राइबोजाइम, होता है सबकी बॉडीज में होता है। ये राइबोजाइम एक एंजाइम था, लेकिन था न्यूक्लिक एसिड इन नेचर। ये राइबोजाइम एक एंजाइम था मगर था न्यूक्लिक एसिड इन नेचर। इसके बाद से सब कहते हैं 98% ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब 2% एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है। क्योंकि जब से राइबोजाइम डिस्कवर हुआ ना, तब से सबको ये अंदाजा हो गया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एंजाइम प्रोटीन ही हो। देखो ये न्यूक्लिक एसिड भी तो है। तो 1980s के बाद से थोड़ा सा फर्क आ गया, बट उससे पहले तक सब यही समझते थे कि 100% ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो भाई देखिए, हम एवरेज की बात करते हैं, तो अब जब हम एंजाइम पढ़ते हैं ना, तो हम प्रोटीन के हिसाब से ही पढ़ते हैं पूरा। लेकिन जब हम एक लाइन लिख रहे होते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ये हो जाएगी गलत। तो ये नहीं लिखनी आपने। बाकी जब हम पढ़ेंगे तो प्रोटीन के एतबार से ही पढ़ेंगे, क्योंकि सारे एंजाइम्स ऑलमोस्ट सारे प्रोटीन ही होते हैं। इन 1877 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम क्यूने यूज्ड द टर्म एंजाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एंजाइम का नाम लेने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था विल्हेम क्यूने। इन्होंने सबसे पहले एंजाइम की टर्म इस्तेमाल की। इससे पहले तक एंजाइम को कोई जानता भी नहीं था, ठीक है बेटा। तो अभी सिर्फ ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, यहाँ तक रखते हैं क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है खत्म। इंशाल्लाह ताला मंडे से तो आप आ ही रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो हो सकता है कि अगली क्लास हमारी लाइव ही हो, और बड़ी चाहत है, बड़ा इंतज़ार है मुझे तो लाइव क्लासेस का, क्योंकि मतलब बड़ा ही इमोशनलेस काम है यहाँ पे पढ़ाना। क्योंकि ना बच्चा आपके सामने है, ना आपको ये पता चल रहा है कि उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। मुझे बच्चों की एक आंखों से पता चल रहा होता है ना कि हाँ नहीं समझ आ रहा या समझ आ रहा है। तो वो एक क्लास की जो एक्टिविटी होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपनी लाइव क्लासेस में। अल्लाह हाफ़िज़।